हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द वेरियस ब्लॉक्स। हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके रखा है इनटू द 4 ब्लॉक्स, बराबर है, एस, पी, डी एंड एफ। एंड हम लोगों ने उसी वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमारे पास है तो आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखा सकते हो। एंड देन इसके अलावा हम लोग उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। नहीं गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करते एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी एटम की बात करते हैं तो किसी भी एटम का ये हो गया न्यूक्लियस एंड ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर पार्ट्स, जिसे आप लोग ऑर्बिट्स कहते हो या फिर शेल कहते हैं, एनर्जी शेल्स इन्हें हम लोग कहते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटम में एक से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, हाँ, एंड जैसे जैसे एटम में एक से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे उसके न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का क्या होगा, बढ़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। मतलब किसी एटम में अगर 10 प्रोटॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितने प्रोटॉन का है, 10 का। तो ये हो गया इसका नेट न्यूक्लियर चार्ज। इसे हम लोग कह सकते हैं नेट न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कम होता है एज कम्पेयर टू नेट न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। सर अब ये क्या है, सोचिए ज़रा, अगर हम लोग किसी एटम को डिज़ाइन कराते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, ये इसका तीसरा शेल, एंड मान लीजिए कि यहाँ पर चौथा शेल भी प्रेजेंट है, चौथा शेल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन्स हर एक शेल में भरे हुए हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। गाइस, अब आप लोग जरा सोचिए कि न्यूक्लियस जो है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, ये इनके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, ये इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन क्या वो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर पाएगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके रास्ते में खड़े हैं, बराबर है ना। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस इसके ऊपर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर पाएगा। एंड देयरफॉर जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। सर अब ये जो फिनोमिना हो रहा है ये क्या है? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं इनके रास्ते में आके, जिसके कारण न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फिनोमिना है जिसमें अल्टीमेट शेल के पहले वाले शेल, मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसी को आप लोग कहते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो देयरफॉर ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोगों को उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिलेगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कैलकुलेट करके दिखाना है तो Z इफेक्टिव मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है Z माइनस सिग्मा, वेयर Z इफेक्टिव का मतलब क्या? तो Z इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। Z का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ नथिंग बट द नेट न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एटॉमिक नंबर, नेट न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एंड सिग्मा क्या है? तो सिग्मा यहाँ पर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, या फिर सिंपली आप लोग इसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कह सकते हो, या फिर इसे हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट कह सकते हैं। ये जनरली हमें डी ब्लॉक में वगैरह हेल्प करेगा, वहाँ पे दिया रहेगा कि इतना इतना स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, बताइए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ये नहीं होता।
अब चलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम लोग ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग ऐसी हेडिंग भी बना सकते थे कि ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। नाउ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होता क्या है गाइस? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जिसे हम लोग केमिकल पीरियोडिसिटी, हमारे तो इस यूनिट का नाम भी हमने देके रखा है केमिकल पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करके रखा है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हमने अरेंज करके रखा है, दीज आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, बराबर है। एंड जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर बन जाती है। इसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। कई सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो इससे हम लोग कहेंगे एटॉमिक साइज। इस एटॉमिक साइज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक, ऐसे लिखते हैं एटॉमिक को, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। ना एटॉमिक साइज का मीनिंग होता क्या है? एटॉमिक साइज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए मैं कुछ मीनिंग इसका समझाता हूँ। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है एटॉमिक रेडियस का मीनिंग? तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया एंड ये हो गए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोगों को क्या कहना है? एटॉमिक रेडियस कहना है, बराबर है गाइस। यहाँ पर एक गड़बड़ होती है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ के रखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन में कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीज आर कंसिडर्ड एज अ वेव पार्टिकल्स। इसे हम लोग वेव पार्टिकल बिहेव कराते हैं। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे? तो ऐसे घूम रहे होंगे। एंड देयरफॉर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ अलग होगा। मतलब हम लोग एटॉमिक रेडियस फ्री स्टेट में डिफाइन नहीं करा सकते। ये आइसोलेटेड एटम हो गया, आप एक एटम को पकड़ के उसका रेडियस काउंट नहीं करा सकते। तो फिर हम लोग एटॉमिक रेडियस की किसके अंदर स्टडी करते हैं? तो इट इज स्टडीड अंडर कंबाइंड स्टेट, स्टडीड अंडर कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, मतलब कि बॉन्ड कैसे बने होंगे। एंड उसके हिसाब से ये जो रेडियस है, इसे हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। चौथा भी होता है जो कि हमें अलग तरीके से ही पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं पहले उसे समझते हैं और फिर सिस्टमेटिकली उन्हें पढ़ते हैं। पहला जो रेडियस हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। दूसरा जो होता है इसे आप लोग कहते हो मेटालिक रेडियस, इसे हम लोग कहते हैं मेटालिक रेडियस। एंड तीसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं गाइस वंडर वॉल्स रेडियस, वंडर वॉल्स रेडियस। एंड चौथा जो होता है इसे आप लोग कहते हो आयोनिक रेडियस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? आयोनिक रेडियस। ऐसा क्यों? पहले हम लोग कोवैलेंट रेडियस का कहना क्या है ये समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ये आ गया, बॉन्ड अगर आ गया तो आपको पता है कि सर बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड लेंथ भी आएगा। सपोज करिए कि आपके पास दो एटम्स है, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बनाकर दिखाते हैं। ये एक एटम का, सॉरी ये पहला एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। एंड दूसरा एटम अगर ये का ऐसा है तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। एंड ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। इसे आप लोग कहते हो बॉन्ड लेंथ, बराबर है। तो फिर कोवैलेंट रेडियस कैसे होगा? कोवैलेंट रेडियस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सोचिए ज़रा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, ये बिल्कुल इस बॉन्ड का आधा हो गया। इसे हम लोग कोवैलेंट रेडियस कहते हैं, RC। तो कोवैलेंट रेडियस क्या है गाइस? हमें तो ये दिख रहा है कि कोवैलेंट रेडियस इट इज़ द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम ना। जो 2 एटम्स कोवैलेंटली बॉन्डेड है उनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर का डिस्टेंस है उसका आधा, मतलब क्या है? कोवैलेंट रेडियस। जी हाँ, कोवैलेंट रेडियस की अगर बात करें, मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कोवैलेंट रेडियस इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये D बिटवीन A एंड A।
तो फिर कोवेलेंट रेडियस मतलब देखिए क्लियर हो गया। कोवेलेंट रेडियस क्या है? इट इज़ द half of the distance between the centers of the two nuclei which are covalently bonded and distance between two nuclei। देखिए यहाँ पर कंडीशन है गाइस, मैंने दोनों एटम कैसे लिए? सेम, A एंड A। इसका मतलब क्या कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस बिटवीन A एंड A ये एग्जैक्टली क्या होगा? रेडियस ऑफ द A एंड रेडियस ऑफ द A, दोनों एटम के बीच का ये रेडियस का सम होगा। लेकिन जरा सोचिए, जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, मीन्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मतलब देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक है एटम A एंड दूसरा है एटम B, एंड अगर हम लोग कहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग जो डिस्टेंस निकालेंगे ये डिस्टेंस कुछ अलग ही हो जाएगा, बराबर ना? ये डिस्टेंस कुछ अलग ही हो जाएगा गाइस। अब आप लोग अगर डिस्टेंस निकालते हो तो ऐसे केस में डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू, ये हम लोग कैसे लेते हैं? तो वहाँ गिवन रहेगा कि रेडियस ऑफ द A प्लस रेडियस ऑफ द B माइनस 0.9 इंटू साई A माइनस साई B, वेयर साई A क्या होता है? तो साई A का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, साई B का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द B। ऐसे केस में जब ये वैल्यूज गिवन रहेगी, दो में से कोई एक गिवन रहेगा, तो आप लोग ये डिस्टेंस अगर गिवन है और दो में से कोई एक गिवन है, तो आप लोग रेडियस, मिसिंग जो रेडियस है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे मैंने, बट एक कभी अगर पूछा तो हम लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। तो कोवेलेंट रेडियस क्लियर है। मैक्सिमम टाइम कोवेलेंट रेडियस हमें किसके बारे में पूछता है? जहाँ पे दो एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज करिए हमारे पास अगर डायमंड है, तो डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन ना। फॉर एग्जाम्पल इन डायमंड के केस में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, एंड कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर की। मतलब क्या? एक कार्बन का एटम दूसरा कार्बन का एटम, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 154। तो फिर रेडियस ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154/2। जो भी आंसर आता होगा आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखिए, शायद 77 आ जाए। सिमिलरली गाइस, अगर आप लोग क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल में कौन अटैच रहेगा? क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ होती है 198 पिकोमीटर का। तो इसका मतलब ये कि रेडियस ऑफ द क्लोरीन क्या हो जाएगा? 198 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 99 पिकोमीटर। है ये चीज़ क्लियर? इस तरीके से आपको कोवेलेंट रेडियस को समझना होता है गाइस। कोवेलेंट रेडियस आपके पास ये 4 रेडियस है, इसमें से इसे अलग कर दीजिए, ये अलग टाइप का है। ये जो 3 रेडियस अब बचे हैं, इसमें सबसे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियस। याद रखेंगे, सबसे छोटा कौन सा होता है? कोवेलेंट रेडियस। 2 नंबर पे मेटालिक, एंड सबसे बड़ा होता है वन डर वाल रेडियस। आएगा ही, क्लियर हो ही जाएगा जब आप लोग इन दोनों के बारे में पढ़ोगे। दूसरे टाइप का रेडियस समझते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेटालिक रेडियस। गाइस, अब मेटालिक रेडियस को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो? मेटालिक रेडियस इज नथिंग बट द हाफ, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two metal atoms in a crystal। मेटल का जो क्रिस्टल है उसमें 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये किसी मेटल का क्रिस्टल है, 2 डायमेंशनल मैनर या 3 डायमेंशनल मैनर है, ये कोई मेटल का एक क्रिस्टल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया? इसका बॉन्ड लेंथ, है ना? ये हो गया इसका बॉन्ड लेंथ। तो इसका अगर आप लोगों ने हाफ कैरी आउट कर दिया, तो ये जो रेडियस रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? मेटालिक रेडियस कहलाएगी। बराबर है, ये मेटालिक रेडियस कहलाएगी। बस ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा, रिपल्शन भी चालू हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा था कि ओवरलैपिंग होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। तो ऐसे केस में आप लोगों को एक फिनोमिना कैसा मिल रहा है?
कि जो मेटालिक रेडियस है, दैट मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रेडियस। ये ऑर्डर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलग अलग टाइप के रेडियस में क्या रिलेशनशिप होती है। गाइस तीसरे टाइप का जो रेडियस है वो हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, वंडर वॉल रेडियस। इसे हम लोग कहते हैं वंडर वॉल रेडियस, एंड वंडर वॉल ऐसे लिखना चाहिए, वंडर वॉल रेडियस। ना वंडर वॉल रेडियस ये हमें कब मिलता है, ये हमें तब मिलता है व्हेन देयर इज नो बॉन्डिंग, when there is no bonding between molecules or atoms, एंड इसका मैक्सिमम जो स्टडी किया जाता है ये हम लोग इसके ऊपर स्टडी करते हैं, इनर्ट गैसेस के ऊपर। क्योंकि इनर्ट गैसेस की अगर बात करते हैं तो इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैसेस, ये कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक, मतलब उनके दो एटम के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती। तो ज़रा सोचिए, अगर एक कंटेनर है इनर्ट गैस का, उसमें दो एटम है, जैसे मान लीजिए कि ये एक जेनॉन का एटम है और ये दूसरे जेनॉन का एटम है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कहते हैं। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, वंडर वॉल फोर्स। कैसे होगा, वंडर वॉल रेडियस इसमें कैसे डेवलप होगी, जस्ट इमेजिन कि ये दो एटम्स हैं, इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उनके अराउंड, तो ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्लोज आ सकते हैं, पर्टिकुलर लिमिट तक ये क्लोज आ सकते हैं। ज़्यादा क्लोज लाने जाओ तो ये क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो फिर वंडर वॉल रेडियस का मतलब क्या होता है, तो वंडर वॉल रेडियस का मतलब हम लोग कुछ ऐसे दे सकते हैं, द डिस्टेंस अप टू विच एटम्स कम्स क्लोज टुगेदर, और थोड़ा सा और क्लोज आ गए तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। मतलब आप लोग अब सोचिए कि ये दोनों ओवरलैप तो हो गई नहीं, ये दोनों एकदम क्लोज कांटेक्ट में आके बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि इतने डिस्टेंस पे आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उनका वंडर वॉल बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, एंड उसका हाफ कर दे तो वंडर वॉल रेडियस मिल जाएगा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू मेटालिक एंड एज कम्पेयर टू कोवेलेंट। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, तो ओवरऑल ऑर्डर ये मिलेगा कि जो वंडर वॉल रेडियस है, ये जो वंडर वॉल रेडियस है, इट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द मेटालिक रेडियस, एंड इट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है ये, यहाँ तक का ये एटॉमिक रेडियस के बराबर टाइप्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है गाइस, वो होता है नंबर ऑफ शेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। ऐसा कुछ मिल सकता है क्या, ये आप लोग जरा पता करिए। सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, एंड ये पहला शेल, ये है इसका दूसरा शेल। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज कितना है, तो ये इतना है, बराबर। ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, एटॉमिक साइज। नाउ सपोज करिए कि मेरे पास एक ऐसा एटम भी है जिसमें 3 शेल प्रेजेंट है, ये देखिए। तो फिर इसका डिस्टेंस जो है, ये इतना डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। अब आप लोग सोचिए, जिसमें शेल नंबर ज़्यादा है उसमें ये डिस्टेंस भी तो ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने आप लोगों से ये कहा कि एटॉमिक साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे एटम का साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एकदम सिंपल फिनोमिना है। दूसरा जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। गाइज इसे हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर चार्ज। इसे नंबर चार्ज भी कहा जाता है आजकल। खैर न्यूक्लियर चार्ज ही मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं। नाउ न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज।
ये मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। देखिए इसका मीनिंग क्या लिखा है मैंने, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज़ क्या होगा, कम कम होगा। क्यों होगा गाइस? सपोज करिए कि ये मेरे पास एक एटम है, इनके पास शेल 3 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक और एटम है जिसके पास 3 शेल है, यहाँ पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को रखता हूँ। अब आप लोग जरा सोचिए, यहाँ नंबर ऑफ शेल कैसा है, बिल्कुल फिक्स रखा है मैंने, नंबर ऑफ शेल फिक्स है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो जरा सोचिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हमने रखा है, तो इसके मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने ज़्यादा रखा है तो इसका मतलब इसके ऊपर का न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। और ये बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा एटम, शेल सिकुड़ जाएगा, एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड देयरफॉर हम लोगों ने कहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम कम हो जाएगा। गाइस थर्ड वाला फैक्टर जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसे आप लोग कहते हो शील्डिंग इफेक्ट। नाउ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की बात अगर हम लोग करते हैं तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट मतलब मैंने ये लिखा है कि शील्डिंग इफेक्ट अगर कम है तो एटॉमिक साइज ज़्यादा है। ये तो गलत हो गया गाइस, आप लोगों को रिलेशन जो मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब क्या, मतलब ये कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज भी बढ़ेगा। हाँ देख लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गर्दी होना चालू हो गई, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की गर्दी होना चालू होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। एज अ रिजल्ट ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर पाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसके कारण न्यूक्लियस एंड बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो शेल उसके क्लोज नहीं आएगा, शेल उसके दूर चला जाएगा। सो देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एटम का साइज भी क्या हो जाएगा गाइस, बढ़ता हुआ जाएगा। एंड शील्डिंग इफेक्ट ये हम लोग ऑर्बिटल्स के रूप में काउंट करते हैं। मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाता है एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी, उसके बाद डी एंड उसके बाद सबसे कम होता है एफ ऑर्बिटल का। क्लियर हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट कैसा काउंट करता है? तो बिल्कुल इस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गाइस अब हम लोग चलते हैं ट्रेंड्स के तरफ, दैट इज ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसका ट्रेंड पढ़ रहे हैं हम लोग? एटॉमिक साइज का, करा ना। और पीरियोडिक टेबल की स्टडी आप लोग कैसे करते हो? तो लेफ्ट टू राइट एज वेल एज टॉप टू बॉटम, करा ना, लेफ्ट टू राइट एंड द टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते इन पीरियड। इन पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जब हम लोग पीरियड में ट्रैवल करते हैं तो पीरियड में ट्रैवल करते समय एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? बरा ना, ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। रीज़न ये कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? देखिए, अगर मैं सेकेंड वाले पीरियड की बात करता हूँ तो लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं इन एलिमेंट्स की अगर बात करता हूँ तो ये देखिए ये पीरियड्स में अरेंज है गाइस, है ये एस ब्लॉक के मेंबर्स है एंड ये कहाँ है? पी ब्लॉक के मेंबर्स। तो लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाते हो तो ऐसे केस में साइज जो है ये डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों ऐसा? सोचिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, उसके पास 2 शेल है, दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 9। एटॉमिक नंबर 9 आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है 2 and 7। देखिए शेल का नंबर फिक्स है, शेल का नंबर फिक्स है। यहाँ पर उस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 है।
यहाँ न्यूक्लियर चार्ज देखिए, इसके पास 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कितने का है 3 का। इसके पास 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितने का है 9 का। तो अब आप लोग सोचिए ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगा। ऐसे केस में न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे साइज क्या हो जाएगा गाइस, कम कम होगा। गाइस आप लोगों को साइज यहाँ पर याद करके जाने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में क्या होगा कि ये एटम्स है, ये उनका एटॉमिक साइज दिया रहेगा, उनको अरेंज कर दीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ बस आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड अगर पता है तो आप लोग उसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं। तो पीरियड में क्लियर हो गया ट्रेंड। अब अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में हमें ट्रेंड कैसे मिलता है, एक चीज़ याद रखिए, जो भी प्रॉपर्टी आप लोग पीरियड में पढ़ते हो तो उसका जो ट्रेंड होता है ग्रुप में वो उसका अपोजिट होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि ग्रुप में अगर हम लोग स्टडी करते हैं टॉप टू बॉटम, राइट, टॉप से लेके बॉटम तक, तो एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, हम लोग ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं। सर इन्हें याद कैसे रखेंगे, मैं आज आपको एस ब्लॉक के मेंबर्स को कैसे याद रखते हैं उसका ट्रिक भी दे दूंगा। ये देखिए डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं तो हम लोगों ने कहा कि साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, सोचते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 and 1, मतलब लिथियम के पास अगर हम लोग शेल को देखते हैं कितने शेल हैं, 2, ये इसका डिस्टेंस मान लीजिए, बराबर है, एटॉमिक रेडियस ये इसका हो गया। चलो पोटेशियम को चेक करते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2881, ये है, कितने शेल है टोटल 4। तो अब भैया आप सोचिए, ये एक शेल, ये 2 शेल, ये तीसरा और ये क्या हो गया चौथा शेल, तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस है ना, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है। आप लोग देख सकते हैं कि लिथियम के साइज के मुकाबले पोटेशियम का साइज क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके बाजू वाला जो ग्रुप है वो भी ऐसे ही रहेगा, दैट इज़ बेरिलियम, देन इसके बाद मैग्नीशियम, देन इसके बाद कैल्शियम, देन इसके बाद स्ट्रॉन्शियम, देन इसके बाद बेरियम एंड यहाँ पर क्या होता है, रेडियम होता है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, बड़ा। क्यों बड़ा, क्योंकि सर जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप गए वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़े। न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ा सर, हाँ, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते समय शेल बढ़ा। यहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था, शेल बढ़े थे क्या, नहीं। यहाँ पर बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को कंपेंसेट कौन करेगा, बढ़ते हुए नंबर ऑफ द शेल्स, इसीलिए यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए मैंने कहा है कि मैं आपको ट्रिक दूंगा, तो मैं आज आप लोगों को ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स को लर्न करने का ट्रिक देता हूँ। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर मैं एक निमोनिक बनाता हूँ, मैंने एक लाइन बनाई है गाइस, देखिए, हली नाने की रब से फरियाद, हली नाने की रब से फरियाद। यहाँ से हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, हाइड्रोजन, एल से लिथियम। देखिए अब यहाँ पर हमें सारे के सारे वर्ड्स को याद नहीं करना है, कुछ अंडरलाइन कर देता हूँ, H, Li, Na, पोटेशियम, Rb, CSFr है, हली नाने की रब से फरियाद। तो ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आप लोग एकदम इजीली इसे लर्न कर सकते हो, एकदम इजीली। क्लियर हो रहा है। ग्रुप नंबर 1 को कैसे लर्न करना है, हली नाने की रब से फरियाद। अब ग्रुप नंबर 2 को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ग्रुप नंबर 2 के लिए मैं एक निमोनिक बना देता हूँ पहले, फिर देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। इसे लर्न करने के लिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं ऐसे, दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देखिए कैसा बाप है ये कि बेटा कार भी मांग रहा है, स्कूटर भी मांग रहा है और बाप बिल्कुल बोल रहा है कि हाँ ठीक है ले लेंगे। खैर हो सकता है वो डिपेंड करता है इनके पैसों के ऊपर। बेटा मांगे कार स्कूटर, इसमें हम लोग कुछ एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, BE, MG,
ठीक है। देन इसके बाद Ca, देन Sr, BaRa। देखिए अगर हम लोग Be की बात करते हैं तो ये क्या होता है, बेरिलियम, दिस इज कॉल्ड एज बेरिलियम, राइट। देन मांगे Mg, ये बताने की ज़रूरत है, दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम, इट इज़ मैग्नीशियम। Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है। Sr, ये स्ट्रॉन्शियम होता है, इसे हम लोग स्ट्रॉन्शियम कहते हैं। देन Ba से आपको मिलता है बेरियम, बेरियम मिलता है। एंड Ra से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रेडियम को। तो गाइस ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को कैसे लर्न करना है, इसकी ट्रिक मैंने अभी आपको दी। आने वाले कुछ लेक्चर्स में या फिर नेक्स्ट लेसन में हम लोग टी ब्लॉक को कैसे लर्न करेंगे, डी ब्लॉक को कैसे लर्न करेंगे, एफ ब्लॉक को, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करेंगे, इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको ट्रिक दूंगा। देखिए गाइस कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें से कोई वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं। कोई नहीं पूछेगा कि किस एटम का साइज़ कितना होता है, बस ये कहेगा कि ये 2-4 एटम है, इनको अरेंज करिए, इसमें किसका सबसे साइज़ बड़ा होगा, किसका साइज़ सबसे छोटा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। हम लोगों ने ट्रेंड देखा है कि लेफ़्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम का जो साइज़ होता है ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा, इसका प्रूफ भी देख लिया। जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम लोगों ने साइज़ को बढ़ते हुए देखा है, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा है, आपके पास देख लीजिए। लिथियम का साइज़ 152 है, टॉप पे है, एंड यहाँ पर सीजियम का साइज़ है 262 पिकोमीटर। ये सारी वैल्यूज पिकोमीटर में है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये देखिए 152 है, एंड ये फ्लोरीन का साइज़ कितना है, 64। डिक्रीज़ हो गया, हाँ हो गया। लेकिन गाइस ये तो एक सिंपल ट्रेंड हो गया, एंट्रेंस में ना इससे भी खतरनाक ट्रेंड पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों को अगर कुछ एलिमेंट्स दे दिए जो कि कुछ उसमें से कुछ एक यहाँ पे होगा, ये कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। देखिए जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि सीजियम है मेरे पास है ऑक्सीजन, मेरे पास है फ्लोरीन। बताइए कि इसमें सबसे बड़ा साइज़ किसका, सबसे छोटा साइज़ किसका, तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज़ होता है सीजियम का, इनफैक्ट फ्रांसियम का होगा क्योंकि ये यहाँ पर रहेगा, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो हम लोग उसकी स्टडी नहीं करते, इसलिए हमारी स्टडी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा है, सीजियम। एंड मोस्ट नॉन मेटालिक कौन सा है, तो फ्लोरीन है। देखिए तो सीजियम का साइज़ बड़ा है, फिर ऑक्सीजन का साइज़, फिर फ्लोरीन का साइज़। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे ऐसे, तो आपको ध्यान रखना है कि एटम का साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है गाइस। एटम का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़। तो सर इसका अपोजिट तो ऐसा होगा, जी हाँ। देखिए ये है 152, एंड देन इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आने की कोशिश करें, इसके नीचे अगर जाएंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज तो होगा ही होगा। देखिए हो रहा है, 152 है, ये 160 है, मतलब ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम इस तरीके से जा रहे हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ इसे, ऐसे अगर हम लोग जाते हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ऐसे जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है। खैर ये बहुत ही संभल के प्रिपेयर करना है, ये ऐसा आप लोगों को किसी बुक में मिलेगा नहीं। देखिए क्यों ऐसा कहा मैंने, 152, ये देखिए 143 कम हो गया। जब हम लोग इस साइड में जा रहे हैं तो फिर से कम हो गया, इस साइड में जा रहे तो फिर से कम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे तो फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर किसी ने पूछा तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ऐसे साइड जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, हो रहा है। एंड ऐसे स्ट्रेट ही जाते हैं पीरियड में तो डेफिनेटली साइज़ क्या हो जाता है गाइस, क्या हो रहा है, कम होता है। इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। देखिए इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी। ऐसे जाओगे तो ज़्यादा डिक्रीज़ मिलेगा, ऐसे जाएंगे तो कम डिक्रीज़ मिलेगा। तो किसी भी एलिमेंट्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। गाइस अब पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक की बात करते हो या फिर पी ब्लॉक की बात करते हैं, इन 2 ब्लॉक के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड आपको मिलता है, बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होगा। देख लीजिए
लिथियम बेरिलियम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, डिक्रीज हुआ, फिर से आगे जाते हैं, फिर से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो सर अपने अपने पीरियड में सबसे छोटा साइज तो फिर इनर्ट गैस का होना चाहिए, क्योंकि इनर्ट गैसेस इधर होंगे, ऐसा सोचते हैं तो रॉन्ग। अपने अपने पर्टिकुलर पीरियड में सबसे छोटा साइज होता है हैलोजन का। सर इनर्ट गैसेस का क्यों नहीं? इनर्ट गैसेस मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आउटर मोस्ट शेल ये पूरा भर जाएगा, एंड जब आउटर मोस्ट शेल भर जाएगा तो ऐसे केस में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा, एज अ रिजल्ट साइज एक्सपांड हो जाएगा। दूसरा प्रूफ हम लोग दे सकते हैं गाइस कि इनर्ट गैसेस के केस में जो रेडियस है वो कौन सी है, वंडरवॉल रेडियस, एंड देयरफॉर वंडरवॉल रेडियस जो है ये सबसे बड़ी होगी। तो इनर्ट गैसेस का साइज यहाँ पर होगा ना, इनर्ट गैसेस सबसे बड़े होंगे एंड सबसे छोटे कौन होंगे अपने अपने पर्टिकुलर पीरियड में, तो हैलोजेंस होंगे, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये होंगे। नाउ डी ब्लॉक में आप लोगों को जो ट्रेंड मिलता है ये बहुत परेशान करता है, क्योंकि डी ब्लॉक में रेगुलर ट्रेंड होता नहीं। अब डी ब्लॉक में हमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज 3D सीरीज। 3D सीरीज के मेंबर्स ये होते हैं स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड देन जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। सर ये सारे के सारे पीरियड में है, अगर ये सारे के सारे पीरियड में है तो साइज क्या होना चाहिए? सर डिक्रीज होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक केस है, राइट। सर ऐसा क्यों? आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा ट्रेंड नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? आप लोगों को जो साइज़ मिलता है वो साइज़ कैसे मिलता है, ज़रा मैं पहले आप लोगों को वो बता दूँ। ये ऐसे ट्रेंड मिलता है, ऐसे ट्रेंड मिलता है, मतलब देखिए स्कैंडियम का साइज टिटेनियम, वैनाडियम से बड़ा है, जी हाँ ये होना ही चाहिए सर, डिक्रीज होना चाहिए, होता है ना, यहाँ तक डिक्रीज होता है, यहाँ तक क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन उसके बाद क्रोमियम से लेके आयरन यहाँ तक ये कांस्टेंट रह जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फिर यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो साइज फिर से इंक्रीज होता है, साइज फिर से क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सोचिए जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे 21 से, तो सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जी हाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा, रेगुलर ट्रेंड आपको मिलता है अप टू वैनाडियम एंड क्रोमियम तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना चालू होता है, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन 3D में गर्दी करेंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करेगी। दोनों चीज़ें जब एक दूसरे को बैलेंस करती है तो मिडल ऑफ द सीरीज में साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, एंड एट द एंड सर एट द एंड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल सब भरने को आ गए। तो ऐसे केस में साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो डी ब्लॉक में ये ऑर्डर बराबर लर्न करके रखोगे, ये ऑर्डर, खैर इतना कोई नहीं पूछेगा लेकिन इतना तो पूछने का चांस है। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम यहाँ तक तो बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड आपको मिलता है, लेकिन बाद में बीच में फंस जाता है बेचारा जिंक। क्लियर है गाइस? एंड एफ ब्लॉक की बात अगर करते हैं तो एफ ब्लॉक में बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड आपको मिलता है, रेगुलर ट्रेंड मिलता है। इसमें आपको पूछा जा सकता है सिर्फ लैंथेनाइड्स के केस में, तो लैंथेनाइड स्टार्ट होता है फ्रॉम द लैंथेनम एंड ख़त्म कहाँ पे होता है, लुटेटियम। जो भी एलिमेंट्स है आप लोगों ने देखे भी है, हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल रेगुलर। यहाँ पे जो डिक्रीज होता है साइज, ये डिक्रीज जो है ये काफ़ी कम होता है लेकिन रेगुलर होता है, बिल्कुल रेगुलरली साइज कम होता है लैंथेनम से लेके लुटेटियम तक गाइस। एंड इसके बाद इसके ऊपर पीरियोडिक टेबल में फ़र्क भी पड़ जाता है, पीरियोडिक टेबल में इसके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। ये आप लोग पढ़ोगे जब डी एंड एफ ब्लॉक की स्टडी करेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में यहाँ डिस्कशन थोड़ा सा मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसका एटॉमिक नंबर 71 है, देन 72 पे होता है हाफनियम,
72 पे क्या होता है हाफनियम। यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं तो अप टू 80 पे मिलता है मर्क्यूरी। गाइस ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को पोस्ट लैंथेनाइट्स कहते हैं, मतलब लैंथेनाइट्स के बाद। तो लैंथेनाइट्स का साइज बिल्कुल रेगुलर कम होता है जिसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। एंड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये भी एलिमेंट्स पीरियड में आ गए तो इनका भी साइज क्या हो जाता है कम कम। और इनका साइज जब कम कम होता है तो ये इतना कम कम होता है कि उनके ऊपर रहने वाले एलिमेंट्स के समान हो जाता है। अगर आप लोग लैंथेनम के ऊपर के एलिमेंट्स को देखें तो आपको मिलता है ट्रियम पीरियोडिक टेबल में। यहाँ से लेके जब जाओगे ट्रियम के ऊपर आपको मिलता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम, ट्रियम एंड लैंथेनम, इनके बीच में अगर आप लोग देखें तो साइज बिल्कुल ऐसा रहेगा। स्कैंडियम का साइज कम, देन ट्रियम का साइज कम एंड लैंथेनम का साइज सबसे ज़्यादा। लेकिन इनके बाजू में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे स्कैंडियम के बाजू में टिटेनियम मिला, टिटेनियम के बाजू में वैनाडियम मिला, ट्रियम के बाजू में आपको क्या मिलता है, ट्रियम के बाजू में आपको मिलता है जर्कोनियम Zr, देन इसके बाद मिलता है नियोबियम। यहाँ पर क्या मिलता है लैंथेनम के बाद हाफनियम, देन उसके बाद टंटालम मिलता है। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक साइज बिल्कुल रेगुलर बढ़ता है। टिटेनियम का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू जर्कोनियम, लेकिन जर्कोनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है हाफनियम के बराबर। सर ये तो उल्टा हो गया। हाँ, ये क्यों हुआ? तो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ। यहाँ पर भी ऐसा मिलता है कि हाँ वैनाडियम का साइज कम होता है एज कम्पेयर टू नियोबियम, लेकिन नियोबियम का साइज सेम मिलता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टंटालम। इसके पीछे अगर रीज़न क्या है ये पूछा तो आपके पास आंसर होना चाहिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होना चाहिए? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये हम लोग डी एंड ए ब्लॉक में इसकी स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस क्या है एंड उसका ट्रेंड क्या है ये आप लोगों ने समझा यहाँ पे। सो गाइज एटॉमिक रेडियस के बाद अब हम लोग चलते हैं आयोनिक रेडियस। देखिए आयोनिक रेडियस मतलब आयन का रेडियस मीन्स आयन का साइज, बराबर। अब एटॉमिक रेडियस को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा है? हमने एटॉमिक रेडियस को ये कहा था कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस की डेफिनेशन बिल्कुल उसी के समान होती है। देखिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, बस ये फर्क है। एटॉमिक रेडियस में हम लोग एटम की बात करेंगे, आयोनिक रेडियस में आयन की बात होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एटम होता है, सपोज करिए मेरे पास कोई एक एटम है, आयन कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। सपोज करिए कि एटम ए है हमारे पास एंड इसका एनायन भी है एंड इसका कैटनायन भी है। कई बार हमें ये पूछा जा सकता है कि बताइए इन तीन में से किसका साइज सबसे छोटा होगा या फिर किसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि एनायन का जो साइज होता है गाइस वो होता है ग्रेटर एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का साइज एनायन के मुकाबले कम होता है एंड न्यूट्रल एटम का साइज जो होता है ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू द कैटायन। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा सोचते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं सोडियम ले लेता हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सोडियम है, Na पॉजिटिव है एंड Na निगेटिव बना के रख देता हूँ। हमें ये कहता है कि अरेंज करके दीजिए इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। गाइस आयन का जो आयोनिक रेडियस होता है, आयोनिक रेडियस की अगर बात करें तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में आयन का जो रेडियस होता है ये कम होता है। मैंने आपको ऑर्डर बताया कि एनायन का साइज बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल एटम का, फिर कैटायन का। तो उसके हिसाब से अगर आंसर देखें तो Na नेगेटिव विल हैव ग्रेटर साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ Na एंड Na विल हैव ग्रेटर साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ Na पॉजिटिव। लेकिन सर ऐसा आया क्यों? सोचते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मतलब ये कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बराबर है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर कितना न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों को दिख रहा है? 11 प्रोटॉन के ऊपर प्लस 11
इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग Na पॉजिटिव की बात करते हैं तो Na पॉजिटिव का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन रहेंगे 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, देखिए पॉजिटिव चार्ज 1 से ज़्यादा हो गया, 1:1 के रेशियो में यहाँ पर है क्या, नहीं है। तो अब क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, एज अ रिजल्ट साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एनायन की बात करते हैं, जैसे Na नेगेटिव की बात चल रही है, यहाँ पर देखिए 11 प्रोटॉन तो है ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया 12। कैसे, क्योंकि 1 निगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे चार्ज अगर देखें तो माइनस का चार्ज है। एंड जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे एटम्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब रिपल्शन होगा तो ऐसे केस में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि शेल जो है वो एक्सपांड हो जाएगा। एंड हेंस किसी भी केस में हमेशा याद रखिए कि जो साइज़ होता है वो किसका साइज़ बड़ा होता है, एनायन का साइज़ बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम, एज कम्पेयर टू द कैटायन। क्लियर हो रहा है गाइस। सपोज करिए कि मेरे पास N3 निगेटिव है, मेरे पास N3 निगेटिव है, मेरे पास F निगेटिव है, मेरे पास F निगेटिव है एंड O2 निगेटिव है। क्या हम लोग इन्हें अरेंज कर सकते हैं? सर नॉर्मल ट्रेंड हमें ये पता है एटॉमिक रेडियस का कि जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। साइज़ डिक्रीज होता है, ठीक है मान लेते हैं ना, साइज़ डिक्रीज होता है। तो क्या यही ट्रेंड यहाँ पर लागू होगा? पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखिए सर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन क्या आता है, फ्लोरीन आता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, अगर ये न्यूट्रल है तो, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब चेक करते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बता के रखी है अभी कि जो आयोनिक रेडियस होता है उसका साइज न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन कितने 7, इलेक्ट्रॉन कितने 10, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर -3 का चार्ज है, -3 का चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज नहीं है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब इसके पास 9 प्रोटॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, कितने का चार्ज है, -1 का। देन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज कितना है, -2 का। किस केस में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज कम है, सॉरी निगेटिव चार्ज कम है। सर फ्लोरीन में है, मतलब ये कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा हो जाएगा। हाँ, फ्लोरीन का साइज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद किसका साइज, सर ऑक्सीजन का आ जाएगा। एंड सबसे बड़ा साइज किसका, ये। तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग साइज को देखते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा? किसी ने अगर हमें ये पूछा होगा कि देखिए ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन 2 निगेटिव है, ऑक्सीजन 1 निगेटिव है, बताइए इसमें सबसे बड़ा साइज किसका? तो सर अभी तो हम लोगों ने ये सीख लिया सर, यहाँ पर साइज का जो ऑर्डर रहेगा ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? साइज का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर हो रहा है गाइस? तो आयोनिक रेडियस इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। आयोनिक रेडियस के ऊपर एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, दैट इज अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की तरफ चलना है। आयोनिक रेडियस क्लियर हो गया। सो आप समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज क्या होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड देयर साइज। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है। गाइस आइसो का मतलब होता है सेम एंड इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीसीज having same number of electrons। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि अगर इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब ये होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा एंट्रेंस में कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैच करती है, तो डेफिनेशन हमें पता चल गई। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? ऐसा स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह सेम रहेंगे नहीं रहेंगे, नो गारंटी,
बराबर ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह सेम रहेंगे इसकी गारंटी क्या नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, राइट। एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साइज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। सर ये तो पहले भी आ गया था, जी हाँ ये यहाँ पर भी आ गया, न्यूक्लियर चार्ज। एंड एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए गाइस, साइज पीरियड में क्या होता है, कम कम होता है। तो हम लोग अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी सोचते हैं तो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा ट्रेंड, डिक्रीजेस इन द पीरियड। इसका ये मतलब होगा कि सर इंक्रीज इन द ग्रुप, सोच सकते हैं लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप में आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं मिलते। देखिए कैसे, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे इन्हें हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या कहा मैंने, ऐसे स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए गाइस, अगर मेरे पास है Na पॉजिटिव, मेरे पास अगर है Mg2+, मेरे पास अगर है एल्यूमिनियम 3+, मेरे पास अगर है सिलिकॉन 4+, ठीक है, सिलिकॉन 4+। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ढूंढना पड़ेगा सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है, बराबर ना, सेम है या नहीं है। कैसे, Na पॉजिटिव को देखिए, अगर हम लोग Na पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो इसके पास 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, राइट। सर अगर हम लोग मैग्नीशियम 2+ के बारे में सोचते हैं तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन जो होता है नॉर्मल मैग्नीशियम के पास, न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम के पास वो है 12, उसमें से 10 कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने 10, प्रोटॉन कितने यहाँ पर 12। एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बच गए 10, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी भी 10 है। एंड एल्यूमिनियम 3+ पे चार्ज कितना है प्रोटॉन का, 13 प्रोटॉन का। वही सिलिकॉन 4+ में देखिएगा, इस सिलिकॉन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 10। एंड इसके ऊपर प्रोटॉन का कितना चार्ज है, अभी 14 प्रोटॉन का चार्ज है। देखिए अब इनके साइज के बारे में ये तो साबित हो गया कि ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। नाउ इसमें साइज के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि साइज जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऐसे केस में साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसके पास है, सिलिकॉन 4 पॉजिटिव के पास। तो सर सबसे छोटा जो रहेगा वो कौन सा होना चाहिए, Si4 पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम 3+, इसके बाद क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम 2+, इसके बाद क्या होना चाहिए Na पॉजिटिव। जी हाँ बिल्कुल सर, पीरियड में भी ऐसा ही होता है। पीरियड में भी तो देखिए ये सारे पीरियड के ही तो मेंबर्स हैं, सोडियम के बाजू में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाजू में एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन होता है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जा रहे थे एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में, वैसा ट्रेंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी मिल गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है ये भी क्लियर हो रहा है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, सपोज करिए मेरे पास O2 निगेटिव है, Na पॉजिटिव है एंड देन F निगेटिव है, F निगेटिव है। तो अब बताइए इसमें किसका साइज सबसे बड़ा होगा, किसका साइज सबसे छोटा होगा। तो बड़े से लेके छोटे तक आप लोग अरेंजमेंट करके दिखाइए। देखिए गाइस, अगर हम लोग देखते हैं ठीक से तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्या, पहले ये चेक करिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। सर ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बस ऐसे ही जाइए ना, इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे मिलती है। तो सर ऑक्सीजन के बाजू में फ्लोरीन मिल जाएगा, सोडियम उसके नीचे होता है। हाँ, सो देयरफॉर यहाँ पर अगर आप लोग सोचते हो कि उसी के हिसाब से अगर जाते हैं तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसमें साइज के हिसाब से आप लोग कैसे जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज़्यादा है। सर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो F निगेटिव में है, तो F निगेटिव का जो साइज़ है वो छोटा है, ठीक है मान लेते हैं। मतलब साइज़ किसका बड़ा है, O2 निगेटिव। लेकिन सर अब इसका क्या है,
पीरियोडिक टेबल में ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन एंड यहाँ पर सोडियम मिलेगा। इसके बाद आते हैं तो, लेकिन जरा सोचिए सर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कि इसका साइज कम है, तो सबसे ज़्यादा साइज बड़ा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का एंड सबसे छोटा साइज किसका, Na पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है, पक्का क्लियर। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी ने अगर हमें ये पूछा कि हमारे पास N3 नेगेटिव का चार्ज है, देन एल्यूमिनियम 3+ है, देन सिलिकॉन 4+ है, अरेंज करके दिखाइए कि इनमें किसका साइज सबसे छोटा और किसका बड़ा। ठीक है, तो कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें सर। अब हमें ये समझ में आया कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसका साइज बड़ा होता है ना, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसका साइज बड़ा होता है। देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, हाँ सर, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 4 पॉजिटिव का चार्ज जिसके ऊपर है सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद Al3+ आ जाएगा, उसके बाद N3 नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल बनाते हैं। सपोज करिए K+Cl नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव एंड फॉस्फोरस 3 नेगेटिव। क्या ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? पहले ढूंढिए। सर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, +1 का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन 18, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, -1 का चार्ज मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, सल्फर 16 + 2 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन। सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हाँ है, मान लेते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है? भैया ये है +1, ये -1, ये -2, ये -3, तो सर सबसे छोटा रहेगा पोटेशियम पॉजिटिव, कैटायन है। हाँ, फिर उसके बाद कौन रहेगा? Cl नेगेटिव, उसके बाद कौन रहेगा? S2 नेगेटिव, उसके बाद कौन रहेगा? P3 नेगेटिव। मतलब ये कि सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? फॉस्फोरस का 3 नेगेटिव आयन। क्लियर हुआ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स को देखेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द व्यू, क्योंकि अगर मुझे पीरियोडिक टेबल में साइज के ऊपर क्वेश्चन पूछना है गाइस, पीरियोडिक टेबल में अगर मुझे साइज के ऊपर क्वेश्चन पूछना है तो मैं मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करूँगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ऊपर देखूँ। सर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है तो जैसा किसी ने हमें ये कहा कि Fe2+ एंड Fe3+ है, इसमें किसका साइज बड़ा है? ये देखिए किसका साइज बड़ा है? जिसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब ये हो जाएगा। सर अगर हम लोग किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+ है, देन Fe2+ है, देन Fe3+ है, तो इसमें अब आप लोग जरा सोचेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, किसका साइज बड़ा होगा? किसका साइज बड़ा होगा? मैग्नीशियम का। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो मैग्नीशियम आप लोगों को ऐसे मिलता है 3rd वाले पीरियड में, लेकिन आयरन यहाँ पर कहीं मिलता है आपको 4th वाले पीरियड में। एंड इस तरीके से जाते हैं तो साइज छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी बढ़ जाएगा। सोचने वाली बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है। देन इसके बाद मैग्नीशियम का साइज अगर बड़ा है तो उसके बाद किसका नंबर आएगा? सोचिए, इसका साइज तो अब काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शेल है, इसमें काफ़ी कम शेल है, तो सबसे छोटा कौन मिल जाएगा? Mg2+। फिर कौन रहेगा? Fe2+ रहेगा, फिर कौन रहेगा? Fe3+ रहेगा। क्लियर है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये आजू बाजू में है कहीं तो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल के चार्ज के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन काफ़ी अलग अलग है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, ये आप लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है गाइस। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एस ब्लॉक के मेंबर्स को कैसे लर्न करते हैं ये बताऊंगा, बता भी दिया है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ट्रिक दे के रखिए। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पी ब्लॉक कैसे लर्न करना है उसकी भी ट्रिक दे दूंगा।